नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 10 अप्रैल 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपके लिए। एक आईआर का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे भारत ने बांग्लादेश को स्पष्ट शब्दों में जवाब दे दिया है कि ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। तो उसको भी देखेंगे कि भारत ने ट्रांसशिपमेंट का जो हमारे बीच में समझौता था उसको रद्द कर दिया है और ये बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। बहुत दिनों से हम सहन कर रहे थे, लेकिन अब पानी नाक के ऊपर आ चुका है। तो बहुत ही अच्छा फैसला है ये, बहुत पहले ही करना चाहिए था। बहुत ही अच्छे बयान नहीं आ रहे थे बांग्लादेश के राष्ट्र प्रमुखों के द्वारा, तो इसलिए भारत सरकार ने फैसला उठाया है। इस न्यूज़ को डिटेल में हम लोग देखेंगे। उसके अलावा ट्रंप ने 90 दिनों के लिए जो टैरिफ लगाए थे उसको हॉल्ट कर दिया है, रोक दिया है, लेकिन चाइना पर 125% तक का टैरिफ लगा दिया है इन्होंने। भारत सहित बाकी देशों पर जो टैरिफ लगाए गए थे उसको रोक दिया गया है, उसको रोका गया है। उसके अलावा एक और न्यूज़ हम लोग देखेंगे, आधार से जुड़े हुए इशू पर भी हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे, क्योंकि उससे जुड़े हुए अपडेट आए हैं आपके पास में। आधार अधिनियम 2016 को देखेंगे और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को हम लोग डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ इंपॉर्टेंट ही होता है आपके प्रीलिम और मेंस दोनों एग्जाम के लिए। तो अगर डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे चीज़ों को, तो मदद मिलेगा आपको। पीडीएफ में अंत में एमसीक्यू दे देता हूं, जो एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। यूट्यूब से ज्वाइन कर सकते हैं आप आंसर राइटिंग वगैरह, तो उसमें आपको पीडीएफ सारे के सारे मिल जाते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक है आज का कि इंडिया हिट बैक आफ्टर यूनुस नॉर्थ ईस्ट रिमार्क। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो चीन गए, वहाँ पर उन्होंने बड़ा ही ख़राब सा रिमार्क दिया कि जो 7 सिस्टर्स हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, हम ही उनके लिए समुद्र के द्वार हैं। तो भारत सरकार ने अब जवाब दिया है कि आप इस तरह के कुछ भी बयान नहीं दे सकते हैं, आप अपनी हैसियत में रहे तो ज़्यादा सही होगा। बहुत दिनों सहन कर रहे, पता नहीं क्यों भारत सरकार इतना टॉलरेट कर रही है। जब आप कभी कभी किसी चीज़ को ज़्यादा टॉलरेट करने लग जाते तो लोग आपको कमज़ोर समझने लग जाते हैं। जवाब देना चाहिए था बहुत पहले ही, और इस छोटे से जवाब से नहीं कुछ होने वाला है। भारत का जवाबी कार्रवाई है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की टिप्पणी के बाद भारत ने बांग्लादेश के निर्यात कार्गो के ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द कर दिया है। भारत के बंदरगाहों का जो उपयोग कर रहे थे बांग्लादेश, उसको भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। हालांकि भारत के थ्रू नेपाल और भूटान को जो बांग्लादेश का कारोबार होता है बाय लैंड, वो जारी रहेगा। समुद्र से जो व्यापार था वो सभी को एक साथ रद्द कर दिया गया है। पूर्वोत्तर भारत को भूमि अवधि यानी कि लैंड लॉक्ड कहा गया था, किसके द्वारा? तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा, जो कि बहुत ही खराब रिमार्क है। भारत के स्ट्रेटजिक दृष्टिकोण से बहुत ही खराब रिमार्क था, और चीन में जाकर उन्होंने कहा था। चीन के साथ आर्थिक विस्तार की बात भी उन्होंने कही थी। ठीक है, 29 जून 2020 का सर्कुलर था ये ट्रांसशिपमेंट सुविधा को लेकर, जिसको रद्द कर दिया गया है। मैं समझाऊंगा अभी ट्रांसशिपमेंट सुविधा क्या होता है, इसको मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, जो बांग्लादेश से तीसरे देशों में निर्यात कार्गो को भारतीय भूमि कस्टम स्टेशन की भेजने की अनुमति देता था कि आप किसी और देश में व्यापार कर सकते हैं भारतीय भूमि और भारत के बंदरगाहों का उपयोग करते हुए। यह कदम बंदरगाह और हवाई अड्डे पर भीड़ भाड़ को कम करने, भारतीय निर्यातकों की लागत को घटाने के लिए उठाया गया है कि आप कुछ भी बोल करके हमारे देश से व्यापार भी कर लें, ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे रणनीतिक संबंध अच्छे नहीं होंगे, आप हमारे स्ट्रेटजिक दृष्टिकोण से नुकसान पहुंचाओगे, तो हम आपका भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूनुस ने कहा कि पूर्वी भारत के 7 राज्य 7 सिस्टर्स समुद्र से वंचित हैं और भारत उनके लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। और उन्होंने सुझाव दिया कि यह क्षेत्र चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार बन सकता है, और उन्होंने बोला था कि इस क्षेत्र पर क्यों न कब्जा कर लिया जाए चीन और बांग्लादेश के द्वारा। आप समझ रहे हैं क्या बोला था उसने? ये बोला था, इनकी इतनी ज़्यादा सह दे करके हमने बढ़ा दिया है। जिस दिन बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद ही हमें सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों हम इतना ज़्यादा अच्छे बनकर रहते हैं। इसे ढाका द्वारा भारत के पूर्वोत्तर पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा गया है। सीमा और भौगोलिक स्थिति: पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा की बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, भूटान, नेपाल के साथ 1596 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये राज्य केवल 22 किलोमीटर के चिकन नेक कॉरिडोर के माध्यम से भारत के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। चिकन नेक के माध्यम से ये भारत के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है, और बांग्लादेश ने उसी का हमें क्या किया था, तो धमकी दिया था। इस कदम से बांग्लादेश के निर्यात में रुकावट आएगी, खासकर भारतीय बंदरगाह और हवाई अड्डों के जरिए तीसरे देशों तक जो उनका निर्यात होता है उस पर रुकावट आएगी।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार यह चीनी प्रभाव को कम करने की भारत की रणनीति हो सकती है। इस निर्णय से विश्व व्यापार संगठन के उन प्रावधानों पर सवाल उठ सकते हैं जो भूमि आबद्ध देशों के लिए माल के आवागमन की स्वतंत्र सुनिश्चित करते हैं। भाई लेकिन बांग्लादेश भूमि आबद्ध नहीं है, बांग्लादेश लैंड लॉक्ड नहीं है, बांग्लादेश लैंड लॉक्ड नहीं है, उसका समुद्र के साथ सीमा लगता है भाई। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है ये बहुत ही ख़राब बयान था, हमारी संप्रभुता को उन्होंने खंडित करने की कोशिश की है। तो इसका तो बहुत पहले ही भारत सरकार को रिटेलिएट करना चाहिए था। पता नहीं इतना देर से क्यों करते हम चीज़ों पर रिएक्ट। भारत बांग्लादेश संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? संबंधों में तनाव होगा, तनाव होता है तो होने दीजिए, क्योंकि बांग्लादेश इसे भारत की ओर से एक तरफा कार्रवाई मानेगा, लेकिन ये तो कार्रवाई नहीं है, ये तो जवाबी कार्रवाई है। आपने कुछ गलत बोला है, गलत आपने जो आपके मन की चीज़ें वो जाहिर की है, हमें धमकाने की कोशिश की है आपने, तो इसके लिए ज़रूरी हो गया था ये कार्रवाई करना। बांग्लादेश के निर्यात पर निर्भरता घटने से उसके व्यापारिक नुकसान हो सकते हैं, व्यापारिक नुकसान तो होगा ही, जिससे आर्थिक असंतोष बढ़ सकता है। भारत के लिए भी बांग्लादेश के साथ व्यापार संतुलन प्रभावित होगा, क्योंकि बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। मतलब एशिया में सबसे ज़्यादा हम जो व्यापार करते थे अपने पड़ोसी देशों में, तो चीन के बाद बांग्लादेश से ही व्यापार करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो रहा है। मोहम्मद यूनुस की टिप्पणी चीनी प्रभाव की बात ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया है, खासकर चिकन नेक कॉरिडोर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। यह भारत बांग्लादेश के बीच राजनीतिक विश्वासघात का कारण बन सकता है कि बांग्लादेश ने हमारे साथ स्ट्रेटजिक और रणनीतिक रूप से विश्वासघात किया है। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने रुख को साफ करना होगा ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। हालांकि बांग्लादेश इस कदम को WTO में चुनौती दे सकता है, देने दीजिए, उससे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लंबे समय का प्रभाव, यदि यह विवाद सुलझता है तो दोनों देशों के बीच में व्यापारिक साझेदारी फिर से बहाल हो सकती है, लेकिन पहले सॉरी बुलवाना चाहिए मोहम्मद यूनुस से, नहीं तो ब्लॉक कर देना चाहिए चारों तरफ से बांग्लादेश को। ये सबसे अच्छा कदम होगा। इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री हमें चाहिए था, सच बताऊं आपको तो वही इन जैसी चीज़ों से डील कर सकती थी। आज के प्रधानमंत्री जो हैं, ठीक है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बरबोलापन ज़्यादा दिखता है। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, करने के लिए कुछ है नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार किया गया, आपको ही पता होगा, मैं कोई सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। अच्छे पड़ोसी बनने रहने का हम नौटंकी करते रहते हैं, कुछ नहीं किया है। इतनी हिम्मत कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की बात करे कोई बांग्लादेश जैसे देश, है ना। तो इसलिए पहले ही जवाब देना चाहिए था, अब देर से दिया गया है। इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, आर्थिक दृष्टिकोण से बांग्लादेश के ऊपर में पड़ेगा ही, लेकिन इससे भी कड़ा जवाब देना चाहिए था। ट्रांसशिपमेंट सुविधा एक ऐसी प्रक्रिया होती है, क्या होता है ये, जिसमें एक देश का माल या कार्गो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए किसी अन्य देश की भूमि, बंदरगाह या हवाई अड्डों का उपयोग करता है। आपको लगा होगा मैंने अभी के प्रधानमंत्री के लिए बोला है, 2 दिन पहले जब इन्होंने बयान दिया है, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे थे, मोहम्मद यूनुस से। ये सही नहीं था मिलना, आपको मिलना ही नहीं चाहिए था। क्यों मिलना भाई, इतना ख़राब बयान दिया आपने। पहले आप सॉरी बोलो फिर हम मिलेंगे, या पहले आप बोलो कि हमने गलत बोला है। लेकिन ठीक है, जो भी है आपको पता ही है, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। तो ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है किसी अन्य देश की भूमि, बंदरगाह या हवाई अड्डों का उपयोग करना। लेकिन भारत सरकार ने जो ट्रांसशिपमेंट का रद्द किया है, उसमें नेपाल और भूटान के साथ जो बांग्लादेश का व्यापार बाई लैंड हो रहा है, उसको बंद नहीं किया गया है। यह सुविधा मुख्य रूप से भूमि आबद्ध देशों या उन क्षेत्रों को उपयोगी होती है जो अपने पड़ोसी देशों के बुनियादी ढांचे की सुविधाओं पर निर्भर होते हैं। हमारे बुनियादी ढांचा, हमारे सड़क, हमारे बंदरगाह, हमारे जो एयरपोर्ट हैं, उनका उपयोग करके बांग्लादेश अपना सामान यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भेज रहा था, जहां पर उसको लीस्ट डेवलपिंग कंट्री होने के कारण से, गरीब देश होने के कारण से या कम विकसित देश होने के कारण से उसको काफ़ी सारी सुविधाएँ भी मिलती थी, टैक्सेशन में रिलैक्स भी मिलता था। इसके कारण से हमारे माल कई बार उसके कारण से महंगे हो जाते थे और बांग्लादेश के माल हमारे ही अवसंरचना का उपयोग करके सस्ते बेचे जाते थे। ये ट्रांसशिपमेंट चला रहा था, लेकिन हमने बांग्लादेश को ये सुविधा इसलिए दिया हुआ था कि भाई हमारा अच्छा मित्र था, अच्छा रिलेशन था हमारा, ताकि हम दोनों लोग इकोनॉमिक रूप से बढ़ सके आगे। लेकिन अब तो देख ही रहे हैं उसकी हालत। रणनीतिक महत्व क्या है? भारत के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा एक कूटनीतिक और आर्थिक उपकरण है जो पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों में नेपाल को, भूटान को और बांग्लादेश को एक्सेस दिया हुआ था। अब बांग्लादेश का हमने एक्सेस बंद कर दिया है। भारत अपने बंदरगाह, हवाई अड्डों के जरिए इन देशों को वैश्विक व्यापार जोड़ता है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार बढ़ता है। आर्थिक लाभ,
यह सुविधा भारतीय बंदरगाह जैसे कोलकाता या चेन्नई और कस्टम स्टेशनों पर आयात निर्यात की मात्रा बढ़ाती है, जिससे रोजगार और राजस्व का सृजन होता है। चिंताएं क्या हैं? हाल ही में उन्होंने टिप्पणी के पश्चात से हमने कदम उठाया है। 29 जून 2020 का जो सर्कुलर था ट्रांसशिपमेंट को लेकर, उसको हमने सस्पेंड कर दिया है, ये सुविधा को ख़त्म कर दिया है। अभी लॉजिस्टिक और भीड़ भाड़, भारत ने तर्क दिया है कि भारत के बंदरगाह पर अननेसेसरी का भीड़ भाड़ और लॉजिस्टिक की बहुत ज़्यादा चिंताएं उत्पन्न हो रही थी, इसलिए हमने ये बंद किया है। आर्थिक निर्भरता, बांग्लादेश घनी आबादी वाला देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कपड़ा और वस्त्र निर्यात पर निर्भर है। चूँकि बांग्लादेश के पास सीमित बंदरगाह की सुविधाएं हैं, इसलिए भारतीय बंदरगाह और कस्टम स्टेशनों के जरिए ट्रांसशिपमेंट उसे तीसरे देशों तक पहुंचने में मदद कर रहा था। बहुत सारे भारत के एक्सपर्ट ने बोला कि भारत सरकार को लगे हाथ चिटगांव बंदरगाह जो है उस पर कब्जा कर लेना चाहिए था। जवाब तो इनको ऐसा देना चाहिए था कि जो ये कभी इस तरह की भूल करने के सोचे ना, सपने में भी ना सोचे। ये सॉफ्ट नेशन बन के हम रह जाते हैं। भौगोलिक लाभ क्या है? बांग्लादेश के लिए भारत के रास्ते ट्रांसशिपमेंट लागत और समय दोनों में बचत करता है। खासकर पूर्वोत्तर भारत के साथ साझा सीमा के कारण यह सुविधा आर्थिक रूप से फायदेमंद थी। प्रतिक्रिया और नुकसान, बांग्लादेश इस कदम को भारत की ओर से एक तरफा और अनुचित मानता है। मानने दीजिए, उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। बांग्लादेश इस निर्णय को WTO के नियमों के खिलाफ बता सकता है, बताने दीजिए। मैंने पहले ही बोला कि इसका कुछ खास असर हम पर नहीं पड़ेगा। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रंप की नीति। ट्रंप ने 90 दिनों के लिए हॉल्ट कर दिया है सारे टैरिफ को। इस आदमी ने भी मुझे परेशान कर रखा है। रोज़ कुछ न कुछ ट्रंप का आ जाता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आपको ही पढ़ना पड़ता है। आपके सिलेबस को बढ़ाता जा रहा है ये आदमी। 90 दिनों के लिए अब इन्होंने हॉल्ट कर दिया। इनको जब पता कि ये फैसला एक तरफा हो गया है, इस पर फिर से सोचना चाहिए, तो 90 दिनों के लिए पॉज लगा दिया गया है टैरिफ पर। लेकिन चीन के साथ टैरिफ पर 125% का टैरिफ लगाया गया है। इसका अंत कैसे होगा? 1930 सिंगापुर के प्रधानमंत्री, जैसे ही इस तरह का टैरिफ लगाया गया, सिंगापुर के प्रधानमंत्री महोदय सामने आए। उन्होंने बोला, अपने देश के वासियों को संबोधित किया, इसको बोलते प्रधानमंत्री, और बोला अपने देशवासियों को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है आप सभी का शेयर मार्केट या अलग अलग व्यापारों में। उन्होंने बोला कि ये बड़े देशों के बीच का युद्ध है, इसमें हम जैसे छोटे देशों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने बोला कि इससे पहले इस तरह का ट्रेड वॉर जो है, ये टैरिफ वॉर जो है, ये 1930 में देखा गया था, जिसका अंत हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। तो आर्थिक युद्ध जो है ये कई बार सैन्य युद्ध में परिवर्तित हो जाता है। सैन्य युद्ध में परिवर्तित होने पर भीषण दुष्परिणाम सामने आते हैं। अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहा है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये इसका अंत जो है वो ताइवान और सैन्य युद्ध को लेकर ही होगा। ठीक है, भारत सहित 90 देशों पर 90 दिनों के लिए अधिकांश देशों पर, जितने भी देश थे उन सभी पर जो टैरिफ लगने वाले थे उसको हॉल्ट कर दिया गया है। 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है और बोला गया कि इस 90 दिनों में आप सब आइए और बातचीत करते हैं हम। ठीक है, भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं, पीयूष गोयल जी नाम है, उन्होंने इस टैरिफ के लिए अमेरिका को नहीं चीन को जिम्मेदार ठहरा दिया कि चीन के कारण से अमेरिका गुस्सा होकर ये टैरिफ लगा रहा है। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़्यादातर देशों पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया है, लेकिन चीन पर जो टैरिफ 84% था कि 100 रुपये का सामान 184 में बिकेगा, अब उसको 100 रुपये का सामान 225 रुपये में बिकेगा, इतना तक बढ़ा दिया है उन्होंने। यह कदम वैश्विक बाजार में मंदी के जवाब में उठाया गया, जिसका उद्देश्य व्यापार युद्ध को कम करना था कि हमारा व्यापार युद्ध केवल चीन के साथ है अब, और हम उसी के साथ अब ये करेंगे। 90 दिनों के लिए किया है, लेकिन सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है गुरु, वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा मतलब कि दवाइयों का। इन्होंने बोला है ट्रंप ने, एक तो ये आदमी किसी की सुनता नहीं है, कि हम फार्मा सेक्टर पर इतना अधिक टैरिफ लगाएंगे कि जितना आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इन्होंने वो शब्द यूज़ किया कि रूह कांप जाएगी लोगों की। भारत अमेरिका के 50% से ज़्यादा फार्मा सेक्टर में निर्यात करता है, यानी कि अमेरिका में अगर 2 दवाइयाँ बिकती है तो उसमें 1 दवाइयाँ मिनिमम भारत से जाती है। 1.8 तक मान सकते हैं, 80% तक आप दवाइयाँ भारत से जाते हैं सारे के सारे। और भारत की जो दवाई कंपनी है बहुत ही मिनिमम मार्जिन पर काम करती है। मार्जिन का मतलब वो जो उत्पादित करती है उनमें उत्पादन लागत और लाभ के बीच बहुत कम अंतर होता है। इसलिए तो भारत में दवाइयाँ सस्ती हैं। दुनिया में सबसे सस्ती दवाई हमारे यहाँ पर है, और हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करते हैं? तो यूरोप, अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को। और अगर अमेरिका द्वारा इस पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया जाता है तो
हमें भीषण नुकसान हो सकता है, हमारी फार्मा कंपनियों में जम के छटनी हो सकती है, और जो कि होगा। बात क्या है, इतना सही है। दरअसल में अमेरिका से जो भारत चीज़ें आती हैं, कोई भी दवाई, उस पर 10% का हमने टैरिफ लगाया हुआ है, हमने टैक्स लगाया हुआ है। जबकि अमेरिका में जो भारत की दवाई जाती है उस पर 0% है, ऑलमोस्ट कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। इसके कारण से अमेरिका में सस्ती दवाइयाँ बिकती हैं। अगर ट्रंप महोदय हमारे सामान दवाई पर टैरिफ लगाते हैं तो ये वहाँ के मरीजों के लिए भी बहुत ही बुरा होगा। जो दवाई उनको सस्ती मिल रही है वो अचानक से महंगी हो जाएगी। बाकी हर चीज़ का महंगा होना लोग झेल सकते हैं, लेकिन दवाइयों का महंगा होना कोई भी नहीं झेल सकता है, क्योंकि वो इमरजेंसी कंडीशन लोगों को चाहिए होता है। ठीक है। चीन पर 125%, EU पर 25% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने 75 से अधिक देशों के व्यापार वार्ता के लिए सहमति जताई है। जो लोग उनके दरबार में पहुंच गए कि भाई साहब हम आ गए, हमसे व्यापार वार्ता कर लो, जैसे कि भारत, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, आ जाइए, करते हैं। यूरोपीय संघ और चीन का जवाब। यूरोपीय संघ ने 25% टैरिफ की घोषणा की, जबकि चीन ने 84% टैरिफ की बात कही है। ट्रंप ने यूएसए मार्केट को मजबूत करने के लिए कदम उठाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रो रहे हैं वो है यूएस के इन्वेस्टर। उन सब के पैसे डूब गए। ये जो एलन मस्क महोदय थे, इनका भी भारी नुकसान हो गया है, क्योंकि इन्होंने भी चीन में अपने गाड़ी बनाने की फैक्ट्री स्थापित की थी, और ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने बहुत भर भर के पैसा खर्चा किया। अब बेचारे पछता रहे हैं, तो अब इनका कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है इनको। अमेरिकी बाजार की प्रतिक्रिया। टैरिफ की घोषणा के बाद अमेरिकी बाजार में उछाल आया है, मतलब कि 90 दिनों के हॉल्ट के बाद S&P 500 से कहा ठीक है, ये सब बढ़ गया, ये सब हमें याद नहीं रखना है। भारत को टैरिफ से राहत मिले क्योंकि वह उन देशों में शामिल है जो व्यापार वार्ता के लिए तैयार है। वाणिज्य सचिव गोयल ने निर्यातकों से घबराने के बजाय रणनीति बनाए कहा है। अब जरा बात सुनिएगा। अमेरिका में लोग चिकन जानते हैं ना, चिकन खाने वाला जो चिकन आप लोग खाते हैं, मैं नहीं खाता, उसका चेस्ट पसंद करते हैं। क्या? उसका चेस्ट पसंद करते हैं, जबकि भारत में लोग लेग पीस पसंद करते हैं। तो अमेरिका भारत को ये लेग पीस निर्यात करना चाहता है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। लेकिन हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा खासा टैरिफ लगा रखा है, और भारत ने बोला है कि हम आने वाले समय में अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैरिफ हमने लगाया हुआ है उसको हम कम कर सकते हैं। ये भारत ने वहाँ पर मैसेज दिया है कि आप हम पर टैरिफ कम करो, हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैरिफ को कम कर सकते हैं। लेकिन भारत के एक्सपर्ट हैं, वो बोल रहे हैं कि अमेरिका के किसान दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्सिडी प्राप्त करने वाले किसान हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसीलिए इस तरह की बातें बता रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्सिडी और आर्थिक मदद अगर किसी को मिलता है तो वो है अमेरिका के किसानों को। दुनिया में सबसे गरीबतम किसान कहीं के हैं तो वह है भारत के किसान। अगर हम अमेरिका और भारत के बीच में कृषि उत्पादों को लेकर टैरिफ कम कर देते हैं तो उनके उत्पाद हमारे यहाँ पर भर आएंगे, सस्ते उत्पाद, और हमारे यहाँ के लोकल जो किसान हैं उनको बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। जिससे कपास के वहाँ पर कुछ ही लाख, 8 लाख के करीब में किसान हैं, उनके ऊपर में बिलियंस में सब्सिडी दी जाती है, जबकि भारत में 80 लाख से ज़्यादा कपास के किसान होंगे, उनके ऊपर में सब्सिडी तुलनात्मक रूप से बहुत कम खर्च की जाती है। तो अगर भारत सरकार एग्रीकल्चर में राहत दे देती है अमेरिका को, तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भीषण नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है। दुनिया पहले जैसे तो नहीं रहने वाली है जब तक ट्रंप रहेंगे। भारत ने चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की शुरुआत की, लेकिन अमेरिकी टैरिफ के जवाब में सावधानी बरती है। चीन के उच्च टैरिफ के कारण भारत को अपनी बाजार रणनीति पर भी ध्यान देना होगा। चीन के राष्ट्रपति ने बोला है कि हमें अमेरिका के टैरिफ से बचने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों को बहाल करना चाहिए। अब उनको पड़ोसी याद आ रहा है, 2020 में नहीं याद आ रहा था जब डोकलाम और बाकी जगहों पर वो हमारे ज़मीन को हड़प रहे थे, अरुणाचल प्रदेश को अपना बताते हैं, है ना। ट्रेजरी सचिव अर्थशास्त्री जॉन कॉनवर ने कहा कि ट्रंप वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन टैरिफ बने रह सकते हैं। व्हाइट हाउस सचिव ने भी कहा है कि हम वार्ता करेंगे। अन्य देश जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, वियतनाम के साथ ही वार्ता की संभावना है, और भारत के विदेश मंत्री जी ने बोला है कि हम बहुत जल्द यूएस के साथ ट्रेड डील को फाइनलाइज कर लेंगे। तो ये क्या था, ये न्यूज़ था। लेकिन क्या केवल हम न्यूज़ को पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। न्यूज़ से सवाल नहीं पूछा जाएगा, वो तो रेफरेंस है करंट अफेयर के तौर पर उपयोग करने के लिए। सवाल कहाँ से पूछेगा? सवाल पूछेगा कि व्यापार युद्ध जो आप देख रहे, टैरिफ वॉर जो आप देख रहे हैं,
इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरे विश्व पर, ये पूछा जाएगा आपसे। वर्तमान व्यापार युद्ध जो मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के बीच में शुरू हुआ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा शुरू किया गया है, इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा अगर ये चीज़ हम आगे ले जाते हैं। देखिए, कई सारे एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का ये केवल डराने वाला क्या है, तो मूव है एक, इसके द्वारा वो विश्व के सभी देशों को डरा करके व्यापारिक जो रिलेशन है उसको अपने हित में लाना चाहते हैं, या तो उसको सही करना चाहते हैं। सही करने का तात्पर्य है कि थोड़ा सा टैरिफ कम हो जाए, अमेरिका का व्यापार घाटा जो है वो कम हो जाए, और अमेरिका में जो ट्रंप के वोटर हैं, जो कट्टरपंथी होते हैं, उनको ये मैसेज चला जाए कि हमने पूरी दुनिया को मजा चखा दिया। ठीक है, पहला तो विशेषज्ञ ये मान रहे कि ये कारण हो सकता है। तो अगर यही कारण है केवल, तब तो आपको थोड़े दिनों में राहत देखने को मिलेगा इस टैरिफ से। और अगर वाकई ये है कि डी ग्लोबलाइजेशन करना है ट्रंप को, पहले आप ग्लोबलाइजेशन के लिए दबाव डालो, ग्लोबलाइजेशन करके सबके जीवन में ग्लोबल चीज़ों का प्रवेश बढ़ा दो, लाइफ स्टाइल में ग्लोबल चीज़ों को इंक्लूड कर दो, उसके बाद टैरिफ वॉर खेलो, है ना। अप्रैल 2025 तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ में चीन 125%, यूरोपीय संघ 25% शुल्क शामिल है। अगर ये लंबे समय तक जारी रहे चीन और अमेरिका के बीच में, तो भारत को कुछ बेनिफिट भी हो सकता है। जैसे यूरोप की और अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां भारत में आकर के उत्पादन को बढ़ा सकती हैं, ताकि वो भारत से अमेरिका और वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर सके। भारत के पास औद्योगिक विकास का भी एक अवसर प्रदान करेगा ये ट्रेड वॉर अमेरिका और चीन के बीच में अगर होता है। तो भारत और अमेरिका के बीच में अगर ट्रेड डील साइन हो जाता है, और आपने देखा होगा कि भारत यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश और इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन भी हमारे साथ ट्रेड डील को साइन कर रहा है, तो अगर हम वो करने में सफल हो जाते तो वाकई भारत के लिए एक अवसर बन सकता है। फिलहाल तो राहत नहीं दिख रहा है। व्यापार युद्ध का वैश्विक प्रभाव, बाजार में अस्थिरता, आपने देखा ही है कि बाजार धड़ाम गिरे हैं, लोगों के खरबों रुपए डूब गए हैं। आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव, यानी कि जो सप्लाई चेन है उसमें चेंज आ जाएगा, सप्लाई चेन परिवर्तित होगा, बाधित होगा, चीज़ें बहुत महंगी हो सकती हैं। अगर भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई करके मान लीजिए अमेरिकी उत्पादों पर में 50% का टैरिफ लगा दिया, तो जो आईफोन आपको आज मिल रहा है कितना 50,000 का, वही आईफोन आपको 75,000 का मिल सकता है। ठीक है, तो आईफोन लेने वाले तो वैसे ही भारत में 85% आईफोन जो है वो EMI पर लिए जाते हैं। आईफोन भारत में 85%, 100 में से 85 लोगों के पास जो आईफोन है वो EMI पर लेते हैं। क्यों लेते हो EMI पर फ़ोन यार? फ़ोन भी कोई EMI पर लेने की चीज़ है? दिखावे के लिए कि मेरे पास आईफोन है, अच्छे फ़ोटोज़ खींच रहे। EMI पर कोई फ़ोन लेता है क्या? कभी भी ये सब काम नहीं किया। EMI पर नहीं लेना चाहिए कुछ भी मेरे हिसाब से। तो बहुत बड़ी चीज़ है, घर ले रहे हैं आप, गाड़ी ले रहे हैं, तो वो अलग चीज़ होता है क्योंकि वो ज़रूरत की चीज़ें होती है। फ़ोन तो आप नॉर्मल से भी काम चला सकते हैं। भारत में 85% आईफोन EMI पर लिए जाते हैं, तो वो महंगे हो जाएंगे। जो नाइकी के शूज़ आप पहनते हैं 10,000 12,000 का, बढ़िया मतलब कि ठीक ठाक रेंज, उसके ऊपर जो आप जाते हैं अच्छे अच्छे शूज़ नाइकी के, तो वो सब भी महंगे हो सकते हैं। लेकिन भारत ने भी ऐसा कुछ किया नहीं है। भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की है, बल्कि भारत बहुत ही समझदारी से ट्रेड डील की तरफ में बढ़ रहे हैं हम, कि ट्रेड डील को हम साइन कर ले। कभी भी जिसके साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हों उसके साथ ज़बरदस्ती अकड़ में आकर के इकोनॉमिक रिलेशन को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए। मुद्रास्फीति और लागत वृद्धि, टैरिफ के कारण आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं वस्तुओं की लागत और मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। वैश्विक व्यापार में कमी, टैरिफ और जवाबी कार्रवाई ने देशों के बीच व्यापार को धीमा कर दिया, जिससे वैश्विक आर्थिक विकास पर दबाव पड़ रहा है। भारत के दृष्टिकोण से प्रभाव क्या पड़ा है? सकारात्मक पहलू, निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सकती है। आपूर्ति श्रृंखला में अवसर, चीन को डिस्प्लेस कर सकता है भारत, चीन की जगह हम अगर आ सकते हैं तो हमारे लिए ये स्वर्णिम अवसर होगा। DW एक जर्मन चैनल है, DW हिंदी, देखा कीजिए। DW, BBC, अल जजीरा, वियॉन, ये सब अच्छे चैनल हैं, कृपया इनको देखा कीजिए गोदी मीडिया से दूर रह के। तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि भारत के पास में ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा अवसर होगा। अगर चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध लंबा खिंचता है और भारत को कुछ राहत मिल जाता है ट्रेड डील के पश्चात, तो भारत के लिए बहुत ही बड़ा अवसर होगा
क्योंकि यूरोप और अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं कि भारत को सुविधा मिले, तो भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमी है, वर्क फोर्स भी है, तो हम यहाँ पर जा कर के उद्योग धंधे स्थापित करें। लेकिन ये अभी सोचने वाली बात है, दूर की बात है गुरु, स्वप्न लोक ये दुनिया है अभी ये। चीन के साथ व्यापार संतुलन, उच्च टैरिफ के कारण चीन के सस्ते उत्पादों की मांग कम हो सकती है, जिससे भारतीय उद्योगों का स्थानीय बाजार में लाभ हो सकता है। निर्यात पर असर पड़ेगा। अमेरिका भारत और भविष्य में 26% से अधिक टैरिफ लगाता है, जो कि अभी हॉल्ट कर दिया गया है। तो हमारे ऑटो, स्टील, IT सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है, सबके शेयर धराम हो चुके हैं। रुपए की कमजोरी, बढ़ते टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितता से रुपए पर दबाव पड़ा, जिससे आयात लागत बढ़ सकती है। और कल आपने देखा होगा रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 0.25 फिर से बेसिक पॉइंट की कमी कर दी है, यानी कि लोन सस्ते हो सकते हैं। लोन सस्ते होने से क्या होते हैं? सस्ती मुद्रास्फीति, सस्ती मौद्रिक नीति इसको कहा जाता है। लूज मॉनेटरी पॉलिसी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। लूज मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? लूज मॉनेटरी पॉलिसी, RBI मार्केट में पैसा डाल रही है बैंकों के द्वारा। मार्केट में पैसा डालने का मतलब होता है कि बैंकों के पास अब अधिक पैसे बचेंगे, क्योंकि रेपो रेट 0.25 बेसिक पॉइंट से कटौती कर दिया गया है। इससे क्या होगा? जब बैंकों के पास अधिक पैसे आएंगे, उनको पैसे सस्ते से मिल रहे हैं RBI से, तो क्या करेंगे भाई? लोन सस्ता है, ले जाओ, गाड़ी लोन ले जाओ, हाउस लोन ले जाओ, तरह तरह के उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आप लोन ले जाओ। लोन सस्ता होने से क्या होगा? निवेश बढ़ सकता है। निवेश बढ़ने से क्या होता है? रोजगार क्रिएट होता है। ऐसा RBI का ये जो कदम है, इसको माना जा रहा है कि भारतीय बाजार में ग्रोथ को हासिल करने के लिए ऐसा कदम RBI ने उठाया है, ताकि लोन सस्ते हों और भारत के बाजार में निवेश बढ़ सकें। जैसे ही लोन सस्ता हो, तो मान लीजिए आप कोई कार खरीदने गए, 10 लाख रुपए की कार है, लेकिन लोन आपको मिल रहा है कितने % पर? मान लीजिए 12% के इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है। 10 लाख की कार है, 12% के इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल रहा है। लेकिन वही लोन अगर आपको आज मिल जाए, मान लीजिए 10% पर 2%, इतने बड़े अमाउंट में अच्छा खासा हो जाता है, वो भी तब जब GST आपको भरना पड़ता है तब। तो इस 2% के कारण से हो सकता है कार की डिमांड बढ़ जाए, और जब गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो रोजगार क्रिएट हो सकता है। इस प्रकार से एक RBI के द्वारा लूज मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। इससे देश में क्या होगा? इससे देश में डिमांड क्रिएट हो सकता है। मैं सभी जगहों पर सख्ता लगा रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है। 100 कारक होते हैं, उनमें से एक कारक होता है लूज मॉनेटरी पॉलिसी, जो RBI ने अपनाया है। और RBI ने हमारे GDP ग्रोथ रेट का जो भविष्यवाणी है उसको भी कम कर दिया है, यानी कि RBI को भी पता है कि अभी खतरा टला नहीं है टैरिफ वॉर का। जब RBI गवर्नर से पूछा गया कि आपका क्या सोचना है टैरिफ वॉर पर, तो उन्होंने बोला है, जो कि एक सही आदमी का बयान यही होगा, कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कितना सारा चीज़ मैंने आपको समझा दिया भाई, कितना बोलता है ये आदमी। लघु उद्योगों पर बोझ, टैरिफ के कारण कच्चे माल की कीमतें बढ़ सकती है, जिससे लघु और मध्यम उद्योगों को नुकसान हो सकता है। हमेशा गरीब आदमी, छोटे उद्योग, छोटे देश यही मारे जाते हैं। उन्हीं बोलते हैं कि 2 हाथियों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान चींटियों को और घासों को होता है। आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, चीन ने आयातित इनपुट की कमी से भारतीय उद्योगों को दिक्कतें हो सकती, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण उद्योग जो हैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग बहुत ही बड़े स्तर पर चीन से जुड़े हुए हैं। भारत की रणनीति, भारत सरकार ने चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन अमेरिकी टैरिफ के जवाब में सावधानी बरतनी होगी, कि अभी अमेरिका क्या कर रहा है वो उसको भी नहीं पता है। ट्रंप साहब रात को सोने जाते हैं तो बोलते आज ये करते हैं, फिर सुबह उठते तो उनका मूड चेंज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। मैंने आपको प्रभाव समझा दिया किसका, तो भारत पर प्रभाव ट्रेड वॉर का। आपको मैंने लूज मॉनेटरी पॉलिसी भी समझाया है। सोच रहा हूँ इकोनॉमिक्स के लेक्चर शुरू किए जाएं यूट्यूब पर। इकोनॉमिक्स में आपको इतने अच्छे से पढ़ा सकता हूँ कि आप किसी को पढ़ा देंगे। इकोनॉमिक्स छोड़ो, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी मैं इतने अच्छे से पढ़ा दूँ, पॉलिटी भी पढ़ा सकता हूँ आपको। पढ़ा है मैंने, इसलिए इस कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, कोई घमंड नहीं है, मैंने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, इसी कारण से है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए क्या है। आधार को लेकर के है, आधार को लेकर के है। देखिए क्या है, आधार कानून में संशोधन की मांग की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं कौन, तो अश्विनी वैष्णव जी। इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आधार कानून को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के साथ संरेखित करने की मांग की है।
डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। उन्होंने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से नागरिकों को केंद्र में रखते हुए कानूनों को संशोधित करने का आग्रह किया है कि भाई आने वाले समय में क्या होगा। एक आधार का मैंने देखा जो है प्रोटोटाइप कि आधार कार्ड लेकर आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कैमरा में आपका मोबाइल में अब आ गया है ना, फेस स्कैन करके फ़ोन ओपन हो जाता है ना, फेस लॉक जिसको कहते हैं। तो उसी प्रकार से आपका फेस स्कैन करके तुरंत आपका UIDAI वेरीफाई कर देगा कि हाँ ये वही व्यक्ति है। ठीक है। आधार और डेटा संरक्षण एक्ट का एकीकरण। वैष्णव ने कहा कि 2016 में पारित आधार अधिनियम को निजी डेटा की गोपनीयता को कवर करने वाले डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट जो 2023 के साथ में सामंजस्य स्थापित करना जरूरी है कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और आधार एक्ट 2016 के बीच में सामंजस्य हो, जिससे कोई खास दिक्कत पैदा ना हो हमारे पास और डेटा भी सुरक्षित रहे आधार का। स्वदेशी कानून का ढांचा। मंत्री दावा कि भारत के पास स्वदेशी आधुनिक कानूनी ढांचा है जिसे आधार कानून और DPDP एक्ट के बाद सामंजस्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। डेटा उल्लंघन और दंड का प्रावधान। वैष्णव ने जोर देकर कहा कि नया कानून कंपनी और सरकारी निकायों के लिए डेटा उल्लंघन के मामलों में दंड का प्रावधान करेगा। अभी इस पर काम किया जा रहा है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है UIDAI एक्ट 2016। दूसरा हमें पढ़ना है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं गुरु। मेंस वाले ये 23 का एक्ट पढ़ के जाना, इस पर नज़र नहीं पड़ी BPSC की, पूछ सकता है। ये पहले का करंट अफेयर है, आज का नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि अब तो 10 अप्रैल हो गया है, अब थोड़ी ना पूछेगा आप सवाल। ये पहले का करंट अफेयर है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, उसको पढ़ के जाना है आपको। जरा देखिए 2016 क्या है एक्ट। उद्देश्य व परिभाषा। आधार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत के निवासियों की अनूठी पहचान, आधार संख्या प्रदान करना, बायोमेट्रिक और इनका परिभाषित करना कि आधार कार्ड होता क्या है, उसका डेफिनेशन देना। कानूनी मान्यता भी इसी एक्ट के द्वारा दिया गया था। आवेदन और उपयोग। आधार संख्या का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा वो भी इसी में तय किया गया था। जैसे सरकारी सब्सिडी, कल्याण योजना, भुगतान, बैंक खाता, मोबाइल कनेक्शन जैसी सेवाओं के लिए अनिवार्य किया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सब्सिडी और कल्याण योजनाओं के अलावा कहीं पर भी आधार अनिवार्य नहीं होगा। बैंक में भी अब आधार अनिवार्य नहीं है और मोबाइल लेने के लिए भी अनिवार्य नहीं है आधार कार्ड। आप ड्राइविंग लाइसेंस से भी बैंक के सिम कार्ड वगैरह ले सकते हैं। जैसे जियो, याद है आपको 2016 में ही लॉन्च किया गया था, तो जियो के लॉन्चिंग के समय आधार कार्ड लेना अनिवार्य कर दिया गया था। करोड़ों उपभोक्ताओं ने आंख मूंद करके अंगूठा देकर के जियो का सिम ले लिया था, लेकिन अब वो अनिवार्यता खत्म कर दिया गया है। यह अधिनियम निजी कंपनियों को भी आधार का उपयोग करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि UIDAI के निर्देशों का पालन करते हों, तब वो निजी कंपनियां भी आधार का उपयोग कर सकती हैं। डेटा सुरक्षा गोपनीयता। अधिनियम के तहत UIDAI को डेटा की सुरक्षा गोपनीयता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि आधार में जो आपको डेटा मिला है उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भारत सरकार में UIDAI अलग विभाग ही बनाया गया है, IT मिनिस्ट्री के तहत इसको दिया गया है। डेटा का उपयोग केवल कानूनी उद्देश्यों के लिए सहमति के साथ ही किया जा सकता है। साथ ही अनाधिकृत पहुंच या रिसाव पर सजा का प्रावधान किया गया। अगर डेटा लीक होता है या अनाधिकृत रूप से किसी और के आधार का उपयोग करते हैं या कोई आपके आधार का अनाधिकृत बिना आपसे पूछे उपयोग करता है तो उसको सजा दिया जा सकता है। सहमति और वैकल्पिकता। आधार प्राप्त करना स्वैच्छिक है। आपका मन है तो आप आधार कार्ड लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, लेकिन कुछ सेवाओं के लिए इसे जोड़ना अनिवार्य है, जैसे कि कल्याणकारी योजनाएं, सब्सिडी वगैरह के लिए भारत सरकार आपसे अनिवार्य मान सकती है कि आधार दीजिए तभी ये काम हो पाएगा। नागरिकों को अपनी सहमति के बिना डेटा साझा करने से इनकार करने का अधिकार है कि उनसे पूछे बिना आप आधार के डेटा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। UPSC ने एक सवाल पूछा कि आधार नागरिकता का प्रमाण है क्या? बिल्कुल भी नहीं, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार एड्रेस प्रूफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आधार के नाम पर आप एड्रेस प्रूफ के नाम पर आप आधार नहीं दे सकते हैं, अनिवार्य नहीं। आधार आपके एड्रेस का कोई भी प्रूफ नहीं है। ये भी पिछले साल के सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, क्योंकि आधार में एड्रेस चेंज किया जा सकता है। संवैधानिक चुनौतियां। इस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। तो आधार है क्या? बस एक ID कार्ड है और कुछ नहीं है। आधार बस एक आई कार्ड है जिस पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा रहता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और एक नंबर है जिसका उपयोग करके भारत सरकार ने शानदार काम किया है डिजिटलाइजेशन को लेकर के।
जहां 2018 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस संविधान सम्मत माना, लेकिन इसे अनिवार्य करने पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। 2018 में प्रतिबंध लगाया गया कि अनिवार्य क्यों कर रहे हैं इसको, वो भी तब जब जियो ने सबका डेटा ले लिया, तब जाके वो अनिवार्य बनाया गया। न्यायालय ने कहा कि आधार को निजी कंपनियों द्वारा अनिवार्य नहीं किया जा सकता है और इसे केवल सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सकता है। निजी कंपनी, वही जियो का मामला था ये। जियो का सिम याद कीजिए, आप लोग भी लाइन में लगे होंगे। जियो नया 4G आया था, है ना, तो उसी समय की ये बात है। 2019 में आधार और अन्य कानून संशोधन 2019 के माध्यम से इसे और मजबूत किया गया है, जिससे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। ऑनलाइन आधार सत्यापन KYC जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई है। गोपनीयता उल्लंघन और डेटा लीक की आशंका के कारण इसे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। कुछ विशेषज्ञ ने सर्विलांस का मानते हुए नागरिक स्वतंत्रता पर खतरा बताया आधार को। हर चीज़ में सर्विलांस ही कह सकते हैं। कोई आपका ID कार्ड है, उससे क्या आपका सर्विलांस करेगा कोई? आप अगर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं ना, इंस्टा यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपका BP कितना है ना, अगर आप स्मार्ट वॉच वगैरह पहनते हैं वो भी पता है उस कंपनी को, ठीक है। कई सारे केस ऐसे आए हैं ना जिसमें स्मार्ट वॉच ये बता देता है कि हार्ट अटैक आने वाला है आपको। आप समझ रहे हैं, आपका मेडिकल डेटा तक है। और उस ज़माने में हम सर्विलांस आधार के द्वारा बात करते हैं, है ना। तो ठीक है, आपको हर चीज़ों को देखना पड़ता है। चलिए, आजकल के समय में डेटा प्राइवेसी एक मिथ है, सच्चाई नहीं है। आपके हर डेटा उपलब्ध होते हैं सभी जगहों पर। जीमेल में, गूगल मेल, जीमेल जो है, गूगल में लॉगिन करके आप ये देख सकते हैं ना, आपका ईमेल ID और पासवर्ड डार्क वेब पर कब कब बेचा गया है। हाँ भाई, गूगल ये सुविधा देता है। तो डेटा प्राइवेसी एक बहुत ही बड़ा मिथ्या है, आजकल के दौर में होता नहीं है। इंस्टा पर आपके फ़ोटो हैं, आपका लॉक है ID, मान लीजिए प्राइवेसी आपने लगाया हुआ है, आसानी से खुल सकता है, ठीक है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जो व्यक्तिगत और डिजिटल डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम नागरिकों के डेटा संरक्षण के अधिकारों को संतुलित करता है। मतलब कि पर्सनल डेटा का मतलब आपका फ़ोटो, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपके लोकेशन, आपका मेडिकल हिस्ट्री, नाम, ईमेल ID, आपके चॉइसेस, पसंद नापसंद, ये सब पर्सनल डेटा हो गया। ये किसी के भी हाथों में लगता है तो क्या उससे कुछ नहीं किया जा सकता है? बहुत कुछ किया जा सकता है। आप अगला किस चीज़ का शॉपिंग करेंगे वो भी पता होता है इनको, ठीक है। गूगल में अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपकी बातों को सुनते हैं। आप चर्चा कीजिए किसी मूवी का, अगले दिन वो मूवी आपके यूट्यूब सजेशन में दिख जाएगा। कैसे होता है ये चीज़ें? व्हाट्सएप पर चैट कीजिए किसी के साथ कि मुझे शूज़ ख़रीदना है, शूज़ का ऐड दिख जाएगा आपको, ठीक है। यह एक व्यक्तियों को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा, नाम, पता, फ़ोन नंबर, ऑनलाइन गतिविधि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकत्रित होता है। एक चीज़ और बता दो, कई सारे लोगों को मेरा वीडियो डब में दिख रहा है, इंग्लिश डब दिखता है, वो मेरा किया हुआ नहीं है, मैं हिंदी में ही अपलोड करता हूँ। वो यूट्यूब का अपना है कि आप ऑडियो को डब कर दे तो इंग्लिश में, वो भी इतनी ख़राब इंग्लिश। तो आप यूट्यूब वीडियो ओपन करते हैं, राइट कॉर्नर में आप क्लिक करते हैं, वहाँ से ऑडियो चेंज करने का ऑप्शन आता है, तो ओरिजिनल हिंदी में आप जा सकते हैं। कई सारे बच्चों को इंग्लिश में वीडियो दिखाई दे रहा था। इसका आधार सुप्रीम कोर्ट का 2017 का फैसला है, जिसमें निजता को मौलिक अधिकार 21 के तहत मान्यता दी गई, जिसके बाद 2018 में जस्टिस BN कृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर इस कानून के मसौदे को तैयार किया गया। 2019 से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को प्रतिस्थापित करता है, जिसे अगस्त 2022 से वापस ले लिया गया था। अंतिम रूप से जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी और 9 अगस्त 2023 को इसको संसद से पारित कर दिया गया। वर्तमान में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भारत में मौजूद है। प्रमुख प्रावधान क्या है? आवेदन का दायरा। यह एक्ट भारत में ऑनलाइन एकत्रित डेटा और ऑफलाइन एकत्रित डेटा जो बाद में डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित होता है उन सभी पर लगता है। यह भारत के बाहर डेटा प्रोसेसिंग पर भी लागू होता है यदि वह भारत वस्तुओं या सेवाओं के लिए हो। अगर आपने भारत वस्तु और सेवा बेचा है और आप भारत का डेटा बाहर भी रखे हुए हैं तो उस पर भी एक्ट लागू होता है। सहमति का महत्व। डेटा प्रोसेसिंग के लिए व्यक्तिगत सहमति अनिवार्य कर दिया गया है कि आपके डेटा अगर कोई ले रहा है तो आपसे सहमति लेगा, लेकिन हम लोग तो बिना सहमति पढ़े हुए ही सब पर एग्री कर देते हैं।
डेटा को उद्देश्य डेटा केवल उस उद्देश्य के लिए एकत्रित और संग्रहित किया जा सकता है जिसके लिए सहमति दी गई हो। उद्देश्य पूरा होने के बाद डेटा को नष्ट करना होगा। उपयोगकर्ताओं का अधिकार, नागरिकों को अपने डेटा तक पहुंच, उसे ठीक करने, मिटाने, प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार होगा कि मेरा डेटा कहां पर है, क्या क्या उपयोग हो रहा है। बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। माता पिता या अभिभावक की सहमति जरूरी होगी बच्चों के डेटा के लिए। बच्चों को लक्षित विज्ञापन पर प्रतिबंध है कि बच्चों को आप टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाया गया है। बोर्ड का गठन होगा जो उल्लंघन की जांच करेगा, शिकायतों से निपटे। दंड व जवाबदेही भी तय किया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेटा उल्लंघन या नियमों को उल्लंघन 50 करोड़ या 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ स्रोतों के अनुसार 500 करोड़ तक का प्रस्तावित है आने वाले समय में। सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के हित के कुछ मामलों में डेटा प्रोसेसिंग से छूट देने का अधिकार होगा। भारत सरकार न चाहते हुए भी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आपका डेटा ले सकती है, उसका उपयोग कर सकती है। करना भी चाहिए भाई, इतने बड़े देश को सुरक्षित रखना आसान होता है क्या। डेटा ट्रांसफ़र, सरकार उन देशों को सूची निर्धारित करेगी जहां डेटा सुरक्षित रूप से भेजा जा सकता है और जहां पर नहीं भेजा सकता है। चिंताएं क्या हैं इसको लेकर के, देखिए अगला क्या है। 2025 में जारी ड्राफ्ट नियम उल्लंघन के दंडात्मक कार्रवाई का कोई उल्लेख नहीं है। चिंताएं क्या हैं, ठीक है, विपक्ष ने चिंताएं जाहिर की है, बोला है कि ये कहीं ना कहीं आरटीआई एक्ट को कमज़ोर करता है, लोग प्राइवेसी के लिए खतरा है, सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ देता है, तो ये सब कुछ चिंताएँ इससे मौजूद हैं। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मैंने आपको शॉर्ट में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी समझा दिया है, आपको पता चल गया होगा क्या है ये, और 2016 का आधार अधिनियम भी बता दिया है। सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।